नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जब विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है संबोधित। जहां मेरी हर सांस में खेती है और रोम रोम में किसान है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश का कृषि मंत्री किसानों की सेवा, उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने और अन्न के भंडार भरने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हूँ। मैं मेरी हर सांस में खेती और रोम रोम में किसान है। हमारे मन में एक विचार आया कि शोध का सीधा फायदा किसानों को मिले और यह साधारण नहीं, महाअभियान है। यह महाअभियान किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बना हुआ है। वो सभी साथी जो 2170 टीमों में बट के पूरे देश में किसानों के बीच जाएंगे, ऐसे मेरे सभी मित्रों, आप सबको प्रणाम। मैं आपके टैलेंट को भी प्रणाम करता हूं, आपके योगदान को भी कृषि का उत्पादन बढ़ाने में प्रणाम करता हूं और आईसीआर की उपलब्धियों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन इस समय जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा मन आनंद प्रसन्नता से भी भरा है और उत्साह से भी भरा है, क्योंकि जब मैं सोचता हूं तो मैं सोचता हूं मैं कृषि मंत्री क्यों हूं भाई। मैं कृषि मंत्री कार और बंगले के लिए नहीं हूं, सत्ता के सुख के लिए नहीं हूं, अहंकार में भर के अकड़ने के लिए नहीं हूं। मैं अगर देश का कृषि मंत्री हूं तो अपने किसानों की सेवा के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, अन्न के भंडार भरने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और धरती भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बची रहे उत्पादन के लिए। मेरी हर सांस में खेती है और रोम रोम। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो दोहा कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल। जो एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पहुंचा है, जहां कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने किया है उनका स्वागत। दरअसल एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दोहा कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है, जहां कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने उनका स्वागत किया है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि पता चले कि भारत किस खतरे का सामना कर रहा है। दरअसल एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारे कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। यह समस्या केवल पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता है, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। अब खबर रूस से है, जहां मॉस्को के डोमोडेडोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल, जहां डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में यह पहुंचा है और उसने अपने अगले गंतव्य लुब्लियाना, स्लोवेनिया के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मॉस्को के डोमोडेडोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। वे अपने अगले गंतव्य लुब्लियाना, स्लोवेनिया के लिए रवाना हुआ है, जहां प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा कर रहा है। और अब खबर अमेरिका से है, जो न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर अर्पित की है श्रद्धांजलि, जहां कांग्रेस सांसद
शशि थरूर के नेतृत्व में की गई है अर्पित। गयाना के लिए रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राष्ट्रीय राजधानी में कल रात हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हुआ है, जिसमें दिल्ली कैंट इलाके का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक बस और एक कार जलमग्न हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी में कल रात हुई है भारी बारिश, जहां भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ है जल भराव। वहीं दिल्ली कैंट इलाके का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक बस और एक कार भी जलमग्न हुई है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है एक एडवाइजरी, जहां कल रात खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें हुई हैं प्रभावित। सभी यात्रियों को दी गई है सलाह, जो नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की करें जांच और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के संपर्क में रहें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीती रात आई तेज आंधी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है एक एडवाइजरी, जो कल रात खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसमें सभी यात्रियों को एक सलाह दी गई है। उसमें सलाह देते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों से संपर्क में रहें। और अब अगली खबर नोएडा उत्तर प्रदेश से है, जहां सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में लगी है आग, जहां सूचना पर पहुंची हैं दमकल की गाड़ियां। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा उत्तर प्रदेश से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में भीषण आग लगी है। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, जहां पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया है काबू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा उत्तर प्रदेश से दिखाई जा रही है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में रात आई आंधी तूफान से बड़ा हादसा हुआ है, जहां एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर में गिरी है छत। वहीं छत गिरने से दफ्तर में मौजूद एसआई वीरेंद्र मिश्र की मौत हुई है और इसमें एसीपी के पेशकार थे एसआई वीरेंद्र मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर गाजियाबाद में रात आई आंधी तूफान से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की गिरी है छत। वहीं छत गिरने से दफ्तर में मौजूद एसआई वीरेंद्र मिश्रा की मौत हुई है, जहां एसीपी के पेशकार थे एसआई वीरेंद्र मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से जुड़ी बताई जा रही है। अब अगली खबर आपको बता दें, जहां 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तिथि हुई है घोषित, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित की है तिथि, जिसमें गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में होंगे उपचुनाव। 19 जून को उपचुनाव के लिए होगा मतदान और 23 जून को उपचुनाव की होगी मतगणना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित की गई है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित की है तिथि, जिसमें गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में होंगे उपचुनाव। उसी के साथ आपको बता दें कि 19 जून को उपचुनाव के लिए होगा मतदान, जो 23 जून को उपचुनाव की होगी मतगणना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कोरिया में भारत के राजदूत के साथ बैठक हुई है, जहां पे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के समूह ने 3 ने
की है बैठक, जहां समूह 3 का नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू सांसद संजय झा। दरअसल जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के समूह 3 ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की, जहां प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, राजदूत मोहन कुमार और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है, जिसके चलते लगातार बैठकें की जा रही है। उसी के चलते आपको बता दें कि जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के समूह 3 ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की है, जहां प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, राजदूत मोहन कुमार और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी भी शामिल रहे हैं। अब खबर रांची झारखंड से है, जहां रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जहां झारखंड दौरे को लेकर बोले हैं ओम बिरला। उन्होंने कहा कि मैं बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। दरअसल रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने झारखंड दौरे पर कहा है कि मैं बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। यह धरती शौर्य की धरती है, वहीं जनजातीय समुदाय की संस्कृति की धरती है। वहीं झारखंड आज जनजातीय समुदाय की संस्कृति के साथ लेकर आधुनिक विकास की राह की ओर बढ़ रहे हैं। समुदाय की संस्कृति हमारे संस्कार परंपराओं की धरती है। झारखंड के अंदर जहां जनजातीय समुदाय की संस्कृति के साथ आधुनिक। अब खबर कोच्चि से है, जब बाढ़ के कारण कोच्चि तट पर डूबा है एमएससी एल्सा 3, जहां सभी 24 चालक दल के सदस्यों को बचाया गया है सुरक्षित। भारतीय तटरक्षक बल ने दी है इसकी जानकारी। दरअसल आज सुबह एमएससी एल्सा 3 यानी आईएमओ नंबर 9123-221 बाढ़ के कारण कोच्चि के तट पर डूब गया, जहां सभी 24 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें से 21 को भारतीय तटरक्षक बल ने और 3 को आईएनएस सुजाता ने बचाया है। भारतीय तटरक्षक बल किसी भी तेल या रासायनिक रिसाव के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और किसी भी उभरती स्थिति का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और इस संबंध में भारतीय तटरक्षक बल ने इसकी जानकारी दी है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत जापान से निकलने की बात कहते हुए कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया और भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं विकसित भारत की ओर एक तेज कदम, जहां एक बड़ी छलांग लगाई है, जहां ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इसके लिए उन्होंने विकसित भारत की ओर एक तेज कदम बताया और एक बड़ी छलांग लगाते हुए बताया है, जहां पर ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है। पहलगाम की बैसरन घाटी में एक महीने पहले कत्लेआम मचा, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी, और इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के दौरान हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह होते देखे। तो वहीं सीज फायर के बाद शांति भी। इस दौरान कई सवाल उठे, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन पहलगाम हमले के बाद भी हमलावर आतंकी कहाँ हैं, और क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल खोए, और क्या ट्रंप ने
कराया था सीज फायर? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से इन सभी सवालों के जवाब। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वह आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वही डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद
भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले चारों आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद चारों आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो एक महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।